गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संयुक्त गैस समीकरण की बात करेंगे हम। जो आदर्श गैस समीकरण आपने पिछले भाग में पढ़ा हुआ है, आदर्श गैस समीकरण को हमने बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो के नियम, इन तीन नियमों से व्युत्पन्न किया था। वो जो सामान्य आदर्श गैस समीकरण है वो है PV = nRT। इसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम और N मोलों की संख्या, R सापेक्षिक गैस नियतांक और T परमताप है। यदि हम दो परिस्थितियों में किसी एक सैंपल यानी किसी गैस की निश्चित मात्रा की दो परिस्थितियों में समीकरण को लें तो क्या आएगा। पहली परिस्थिति में P1 V1 बराबर nRT1 और दूसरी परिस्थिति में P2 V2 बराबर nRT2। तो nR दोनों में कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 बटे T1 बराबर nR और दूसरी को इसी तरह P2 V2 बटे T2 बराबर nR। तो हम एक से अधिक परिस्थितियों की तुलना करने के लिए इसको हम एक समीकरण का रूप देते हैं। इसको कहते हैं संयुक्त गैस समीकरण। इसमें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग सफिक्स लगा देते हैं। P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। ये संयुक्त गैस समीकरण कहलाता है। अब हम गैसीय पदार्थ के घनत्व और मूल द्रव्यमान में संबंध देखेंगे। यदि हम किसी गैसीय पदार्थ का घनत्व निकाल लेते हैं और उसका दाब ज्ञात कर लेते हैं तो हम उसके मूल द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य आदर्श गैस समीकरण P बराबर nRT से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। V को उधर लाएंगे और RT को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, N बटे V बराबर P बटे RT। और N क्या हो गया, मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं अपन, N बराबर हो जाएगा M बटे कैपिटल M, जहाँ पे स्मॉल m तो है उसका द्रव्यमान मास और कैपिटल M है मोलर द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो M द्रव्यमान में मूलों की संख्या क्या होगी, उसमें हम अणु द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो मूलों की संख्या निकल आएगी। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा M अपॉन कैपिटल M इंटू V इक्वल टू P अपॉन RT। और यदि हम घनत्व लें तो घनत्व पता है आपको क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इकाई द्रव्यमान के और इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो ये यह हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा स्मॉल m अपॉन V। इसको अपन डेंसिटी लिख देंगे D इंटू 1 अपॉन M इक्वल टू P अपॉन RT। और हम M को इस तरफ ले जाएंगे और इन सबको इधर इस तरफ ले आएँ तो क्या आ जाएगा, M इक्वल टू D, P देखिए इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा D बटे P, RT यहाँ भाग में तो ये गुणा में आ जाएगा, M इक्वल टू DRT अपॉन P। इस फॉर्मूले से हम किसी किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। अब हम बात करें डाल्टन के आंशिक दाब नियम की। डाल्टन ने बताया कि अन्योन्य क्रिया से विहीन यानी कैसी अक्रियाशील गैसों, परस्पर अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी किसी एक कंटेनर में यदि हम बहुत सारी गैसें भर दें जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं तो इस कंटेनर के अंदर गैसों का कुल दाब क्या होगा, इन सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग होगा। और आंशिक दाब क्या होता, आंशिक दाब वह दाब होता है जब हम उसी कंटेनर में जिसमें हमने सभी गैसों को मिलाया, मान लीजिए ये कंटेनर है, ये हम इसमें मान लीजिए हमने 3 गैसों को मिलाया A, B और C।
यदि हम इनमें से एक गैस को रखेंगे, केवल ए को रखें, तब इसका जो दाब होगा वो आंशिक दाब होगा। उसको मान लीजिए P1 लिया, फिर हमने ए को हटा दिया, इसकी जगह पे कौन सी गैस रखी, बी, तो आंशिक दाब आ गया P2। अब हमने बी को भी हटा दिया, फिर हमने रखी सी, तो आंशिक दाब P3 आ गया। इस तरह से हम उसी कंटेनर में केवल एक गैस को रखते हैं तो जो दाब प्राप्त होगा वो उस गैस का आंशिक दाब होगा। दूसरी गैस को रखेंगे तो जो आंशिक दाब प्राप्त होगा, इन सब का योग होगा कुल दाब के बराबर होगा। यानी आंशिक दाब क्या है, ताप और दाब। ताप की समान परिस्थितियों में गैसों को पृथक पृथक समान आयतन के पात्र में रखने पर उत्पन्न दाब आंशिक दाब कहलाता है। और आंशिक दाब नियम क्या कहता है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। जितनी भी गैसें हैं सबको भर के टोटल कर सकते हैं आप। इसमें शर्त क्या रही, गैसों को अन्योन्य क्रिया से विहीन होना चाहिए, यानी इन्हें आपस में कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यदि ये रिएक्शन करेंगे तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे जल के ऊपर जब कोई गैस, अधिकांश गैसें प्रयोगशाला में जल के ऊपर एकत्रित की जाती हैं तो उसमें उस गैस के साथ जल वाष्प भी मिश्रित रहती है। ऐसे में शुद्ध गैस का जो वाष्प दाब होता है उसके साथ साथ जल वाष्प का दाब भी शामिल हो जाता है। तो इस जो जल वाष्प का दाब जो शामिल होता है उसको हम जलीय तनाव कहते हैं। तो हमें शुष्क गैस का दाब यदि निकालना है तो हमें कुल दाब में से जलीय तनाव को घटाना पड़ता है। अब हम मोल अंश के रूप में आंशिक दाब को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, मान लिया हमने कि T ताप पर भी आयतन वाले पात्र में हमने 3 गैसों को भरा, यानी कि आंशिक दाब क्रमशः P1, P2 और P3 है। तो आदर्श गैस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, P1 बराबर N1 इंटू RT बटे V1। यहाँ पे चूँकि आयतन फिक्स है भी, तो यहाँ पे V को फिक्स रखेंगे और T भी आपका स्थिर है, T को भी स्थिर है। तो P1 बराबर N1 RT अपॉन V, P2 बराबर N2 RT अपॉन V, P3 इक्वल टू N3 RT बटे V। अब हम आंशिक दाब नियम लगाएंगे डाल्टन का। तो ये यहाँ पे देखिए P3 कर लीजिए, क्या है P3 है। इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 RT अपॉन V प्लस N2 अपॉन RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। इन सब में से RT अपॉन V कॉमन लेंगे तो P टोटल हुआ N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V हो जाएगा। अब इस जो समीकरण है इसमें पहले समीकरण में हम 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, P1 बटे P टोटल, और राइट में क्या आएगा N1 RT अपॉन V, नीचे आएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। तो RT से RT कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा P1 अपॉन P टोटल N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, या हम टोटल कैपिटल N भी लिख सकते हैं इसको। और P टोटल को राइट साइड में ले जाएंगे तो P कुल दाब हो जाएगा P1 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू P टोटल। ये जो दाब रहेगा ये क्या हो गया, आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे जो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 है ये क्या हो जाएगा, इसका आंशिक दाब हो जाएगा।